Hello students, today we'll discuss about lines and angles which is chapter number 6 of NCERT class 9। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे करके चैप्टर के अंदर एंट्री मारते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। सबसे पहला जो टर्म है, अगर लाइन्स एंड एंगल्स की बात करेंगे, सबसे पहले आता है, क्या आता है? नंबर 1 लाइन सेगमेंट। ये सब बेसिक चीज़ें हो सकता है सबको पता है, बट मेरा ड्यूटी ये बनता है कि मैं सबके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँ। ओके, तो सबसे पहला होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट होता है क्या है? अगर लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, जिसका दो एंड पॉइंट्स होता है, जैसे कि अगर ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ओके, ए भी एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब इस लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट्स होता है। ओके, एंड नेक्स्ट बोल रहा है रे क्या होता है। रे क्या होता है? इस लाइन सेगमेंट का अगर नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए बी ऊपर एक लाइन। क्लियर? बाद में आता है नंबर 2 पे रे। रे क्या होता है? जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है, मतलब दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। तो फिर उस में क्या होता है देख लो। वो बोल रहा है यहाँ पे एक साइड में एरो मार्क है, दूसरे साइड में एक पॉइंट है, तो ये उसका एक ही एंड पॉइंट है। ये जो एरो मार्क दिख रहा है, एरो मार्क मीनिंग ये होता है कि ये इस डायरेक्शन पे अप टू इन्फिनिटी जा सकता है। मतलब इसका अगर नाम दे देते हैं सी, यहाँ पे एक पॉइंट लेकर डी कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर इसका नाम देंगे तो क्या नाम है इसका? सी डी, ऊपर एक छोटा सा क्या रे की सिंबल देते हैं। क्लियर? अब इसको हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी एक बात है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। दूसरा एंड पॉइंट होगा तब जाके हम मेजर कर पाएंगे। ठीक, इसको मेजर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जो एरो मार्क है, इसका मतलब ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर? तो ये होता है रे। अब आते हैं लाइन के पास। लाइन क्या होता है? लाइन होता है ये, इसको हम लाइन कहते हैं। एंड ये लाइन का दोनों तरफ एरो मार्क है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बोथ साइड में, लेफ्ट में एज वेल एज राइट में, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगा। जहां तक हमारे मतलब दिख सकते हैं उतनी ही दूरी तक। ओके, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये साइड में भी ये अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। कोई दो एंड पॉइंट होगा तब जाके हम इसको मेजर कर पाएंगे, बट इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इसको मेजर नहीं कर सकते। बट इसका नामकरण कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कोई भी दो पॉइंट इसके ऊपर ले लो, एक है P, दूसरा है Q, तो ये हो जाएगा हमारा PQ लाइन। क्लियर? अब और एक चीज, ये जो लाइन सेगमेंट रे लाइन, ये किससे बना हुआ है? ये तो और भी बेसिक हो गया, बट बोल देते हैं ये नंबर ऑफ पॉइंट्स को लेके बना हुआ है। मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पॉइंट्स ही है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को लेके ये लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन बना हुआ है। क्लियर? अब और एक चीज, इसका जो नेम पहले हमने ए बी लिखा फिर सी डी, इसका नामकरण क्या होगा?
पी क्यू लाइन। क्लियर। अब और एक चीज क्या है, और एक चीज ये है कि इसका भी जो नेमिंग होता है हम और एक स्टाइल में कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाइन एल या फिर लाइन एम, लाइन एन, ऐसे जो हमारा जो अल्फ़ाबेट्स होता है स्मॉल लेटर्स में अगर लिखेंगे तो हम इसको इन शॉर्ट लाइन एल, लाइन एम या फिर लाइन एन से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। लाइंस को हम यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, ओके, कैपिटल लेटर्स नहीं, स्मॉल लेटर ध्यान रखना, स्मॉल एल, स्मॉल एम, स्मॉल एन से ये लाइंस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। अब नंबर 4 पे आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स होता है, कोलिनियर पॉइंट्स होता है अगर 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं तो हम उस तीनों पॉइंट्स को बोल सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है? 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, जैसे कि ये एक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 4 पॉइंट ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट्स ये लाइन के ऊपर है। क्या नाम है इस लाइन का? ले लो एल। लाइन एल के ऊपर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स जो ए बी सी डी आर कौन सी टाइप का होगा? कोलिनियर पॉइंट्स होगा। क्लियर। क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ओके, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पे आते हैं तो हम उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ए बी सी डी यहाँ पे कोलिनियर है। अगर नॉन कोलिनियर की बात करेंगे तो ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगा। ओके, ध्यान रखना, 3 एटलीस्ट 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होगा तो चलेगा। यहाँ पे मैंने 4 लिया है, ऐसे करके हम कुछ भी ले सकते हैं, बट एटलीस्ट 3 होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, ये हो गया कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर की बात करेंगे, अगर नॉन कोलिनियर की बात करेंगे तो नॉन कोलिनियर में क्या होगा? नॉन कोलिनियर में ये जो पॉइंट्स एक लाइन पे आते हैं एक लाइन पे नहीं आएंगे। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिख दूं, देख लो, ये हमारा एक लाइन है। क्या लाइन है? इस नाम का एम। अब यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, यहाँ पे R है। तो हम कहेंगे यहाँ पे P Q R पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। क्या है? नॉन कोलिनियर। क्योंकि यहाँ पे P Q R जो तीनों पॉइंट्स है एक लाइन पे नहीं आते। दिख रहा है? P एंड R लाइन के ऊपर है, Q लाइन से बाहर है। ओके, तो P Q R here non collinear points because the 3 points are not present in a line। एक लाइन पे नहीं है। समझ में आ गया? कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट्स या फिर मोर देन 3 पॉइंट्स एक लाइन पे होना चाहिए। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन पे नहीं होगा। ठीक है। अब एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? पहले एंगल क्या होता है? सिंपल चीज, ये होता है एंगल। ठीक है, ये एक एंगल होता है या नहीं? इसको हम एंगल कहते हैं। एंड एक्यूट एंगल किसकी बात करता है? एक्यूट एंगल बात करता है ये जो वैल्यू है थीटा जिसको हम मानते हैं, इसका वैल्यू अगर 0 से लेके 90 के बीच में होता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है, तो ये भाई साहब हमारा होता है क्या? एक्यूट एंगल। समझ में आया? एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है अगर एंगल की वैल्यू इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड क्या? एक्यूट एंगल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? ये तो है ही बेसिक,
बट डिग्री लगाना भूल गया था। फिर आप बोलोगे सर डिग्री है नहीं, बिल्कुल है। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एक्यूट। अब आता है राइट एंगल। राइट एंगल और भी आसान है। राइट एंगल कितना डिग्री होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम सीधा कहेंगे अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये हो गया हमारा क्या? राइट एंगल। सिंपल, ज़्यादा लेन देन नहीं करते हैं। आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के पास। ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहता है? अगर 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम। कैसा होगा फिगर? ऐसा। ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज। हमेशा ध्यान रखना ये जो आर्म है बेस पे वहीं से, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ लेना। ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ से होकर इस तरफ ही आता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो थीटा है वो 90 से ज़्यादा 180 से कम क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा एंड 180 डिग्री के बीच में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया एक्यूट, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल जो कि इन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री आता है। क्लियर हो गया ये तीनों? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। अब हम चलेंगे स्ट्रेट एंगल के पास। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। सीधा मतलब अगर हम ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, मैंने एक लाइन खींच लिया, ये सीधा हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कैसे? यहाँ पे एक पॉइंट दे दो। अच्छा, अगर मैं बात करूँगा इसका, तो ये भाई साहब हमारा कौन सी एंगल है? स्ट्रेट एंगल है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, ये हो जाता है हमारे लिए क्या? स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा 360 डिग्री से कम। ओके, 180 डिग्री से ज़्यादा 360 डिग्री से कम। इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा मिटा देते हैं। कहाँ पे करेंगे? ये ऊपर साफ कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल मतलब नंबर 9। चलो, ओके, नंबर 9 पे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखो, ध्यान से देखना, ये मेमोरी बेस्ड है, साथ में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल हम इंडिकेट करेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से होगा? ध्यान से देखना, ये तो नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? ये होता है एक्यूट एंगल, यहाँ से यहाँ तक एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्या होता है? एक्यूट एंगल है। एंड तो बात कर रहे थे किसकी? रिफ्लेक्स एंगल की। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा? ये देखो, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं किसकी? एक्यूट एंगल की, जो कि इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आता है। बट रिफ्लेक्स एंगल किसके अंदर आता है? रिफ्लेक्स एंगल आता है मोर देन 180 डिग्री एंड एक्सक्यूज मी एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है दैट इज इन बिटवीन 180 डिग्री एंड 360। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स कौन होता है? यहाँ पे रिफ्लेक्स ये है, ध्यान से देखना, दिस वन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स। ठीक है, तो पहला वाला एक्यूट को मिटा देते हैं, कन्फ्यूज नहीं होगा। अब देख रहा है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स। क्लियर? विच इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360। एक चीज हमने भूल, मतलब छोड़ दिए हैं। क्या छोड़ दिया? सबका नामकरण करना भूल गए। ठीक है, इसको नेमिंग कैसे करते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट ए, ये है वर्टेक्स बी, ये है सी। इसी तरफ का हम नेमिंग कर सकते हैं। इसको कर लो पी क्यू आर। ओके, तो ऐसे नाम दिया जाता है। इसको कर लेते हैं
सी डी ई, एंड इसका नाम कैसा होता है? रिफ्लेक्स सी डी ई। क्या होता है इसका नाम? रिफ्लेक्स सी डी ई। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या? रिफ्लेक्स एंगल कंप्लीट। अब आता है कंप्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी। ठीक है, क्या आता है? कंप्लीमेंटरी एंड सप्लीमेंटरी। थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तब तक साफ सफाई कर लेते हैं। तो कंप्लीमेंटरी क्या होता है? कंप्लीमेंटरी होता है क्या है? कंप्लीमेंटरी होता है जब दो एंगल की सम 90 के बराबर होता है। दो एंगल की सम किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। तब हम किसकी बात करते हैं? तब हम बात करते हैं कंप्लीमेंटरी एंगल्स की। ओके, ठीक है। तो कंप्लीमेंटरी एंगल्स होता है अगर दो एंगल की सम 90 डिग्री के बराबर है तो हो जाता है वो हमारा क्या? कंप्लीमेंटरी। देख लो, पहले एक 90 डिग्री कर लेते हैं, फिर इसको दो हिस्से में सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, यहां पे दो एंगल मैंने किया है, क्या? देख लो, एक ये, दूसरा ये। अब अगर मैं बोलूंगा कि ए बी सी, हियर ए बी सी का वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू 90 डिग्री है। ये जो बीच वाला लाइन, इसको मैं कर देता हूं बी डी। अब ये दो एंगल बन जाता है, एक ये, दूसरा ये। अब ये दोनों का सम किसका? ए बी डी प्लस सी बी डी। क्या है? ए बी डी प्लस सी बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ या नहीं? बिल्कुल यस। क्यों? देख लो, ए बी डी सी बी डी, ये दोनों एंगल की सम जो है किसके बराबर है? दोनों एंगल की सम 90 डिग्री के बराबर अगर है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने यहाँ पे एबीसी को 90 मान के चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं ये जो दोनों एंगल्स, क्या दोनों एंगल? एक है ए बी डी, दूसरा है सी बी डी, आर कंप्लीमेंटरी एंगल्स। क्या होता है? कंप्लीमेंटरी एंगल्स। समझ में आ गया? कंप्लीमेंटरी क्या होता है? दोनों एंगल की सम अगर 90 डिग्री है, यहाँ पे दोनों एंगल की सम 90 डिग्री है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंटरी। यहाँ पे सप्लीमेंटरी में क्या होता है? अगर दोनों एंगल की सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 अगर होता है, वो हो जाता है हमारे लिए सप्लीमेंटरी। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस। अब ये दोनों एंगल की सम क्लियरली दिख रहा है कि 180 के बराबर है। इसका पी क्यू एस प्लस आर क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर दोनों की वैल्यू का सम 180 डिग्री है तो एक पी क्यू एस, दूसरा आर क्यू एस आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, क्या होता है? आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। समझ में आ गया? कंप्लीमेंटरी में ध्यान रखना दोनों की सम 90 के बराबर है, सप्लीमेंटरी में दोनों की सम किसके बराबर है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, 90 डिग्री अगेन कंप्लीमेंटरी, 180 डिग्री सम, तो बात करता है किसका? सप्लीमेंटरी का। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स था, और दो चार टर्म्स हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एंगल्स मैंने नहीं लिखा है, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट मतलब यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एडजेसेंट एंगल्स, ये पिक्चर दिख रहा है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। क्यों है? एडजेसेंट होने के लिए तीन कंडीशन चाहिए। कंडीशन नंबर 1, दोनों के एक कॉमन वर्टेक्स होगा, दोनों एंगल्स के कॉमन आर्म होगा,
दोनों एंगल्स जो होते हैं कॉमन आर्म की दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, अगर वन तीनों पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 दोनों के कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे बी है वर्टेक्स, ठीक है। ये जो बी वर्टेक्स है दोनों एंगल की कॉमन होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स में हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। पहली बात, कितने एंगल्स की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट में दो एंगल्स की बात किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यहाँ पे दोनों एंगल्स क्या है, यहाँ पे तो 3 एंगल दिख रहा है, एक ए बी डी, क्या है ध्यान से देखना, एक है ए बी डी, दूसरा है सी बी डी, क्या है सी बी डी, और थर्ड वन है ए बी सी। क्लियर। बट यहाँ पे एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट है पहला दोनों, ये है नंबर 1। इस दोनों को हम एडजेसेंट है या नहीं है प्रूफ करेंगे या फिर चेक करेंगे, ठीक है। दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देख लो ए बी डी, ये होता है ए बी डी, क्लियर। अब दूसरा है सी बी डी, सी बी डी ये होता है सी बी डी, ठीक है। पहला है ए बी डी, दूसरा है सी बी डी। अब दोनों की वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। दोनों की वर्टेक्स बी है, दिख रहा है ए बी डी एंड सी बी डी का वर्टेक्स क्या है, बी है, लिख लो यहाँ पे। वर्टेक्स भी दोनों का कॉमन है, दोनों का एक कॉमन आर्म होना चाहिए। ए बी डी का जो दो आर्म है वो क्या है, एक है ए बी और बी डी, एक है ए बी और बी डी। अब सी बी डी का दो आर्म क्या है, सी बी डी का दो आर्म हम कह सकते हैं, एक है बी सी मतलब ये नीचे वाला, और एक बी डी। तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बी डी दोनों में कॉमन है, क्लियर। दोनों में एक कॉमन आर्म हो गया। नंबर 2 भी कन्फर्म है, कॉमन आर्म है, क्या है कॉमन आर्म है, विच इज बी डी। अब कॉमन आर्म की दोनों तरफ मतलब बोथ साइड में दोनों एंगल होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन आर्म कौन है, बी डी है, तो बी डी के दोनों तरफ दो एंगल है या नहीं, बिल्कुल है। देख लो ये है बी डी, बी डी की दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी डी एंड राइट हैंड साइड में है डी बी सी, क्लियर। लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है ए बी डी, राइट में सी बी डी, ये है हमारा कॉमन आर्म। कॉमन आर्म की लेफ्ट में एक एंगल है, राइट में एक एंगल है, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट भी हमारा कन्फर्म है, तो अब हम कह सकते हैं ए बी डी एंड सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल्स, क्लियर। ए बी डी एंड सी बी डी आर एडजेसेंट एंगल्स, ओके। ए बी सी क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी का वर्टेक्स बी मैच करता है ये दोनों के साथ। बट ए बी सी का अगर ये दोनों की बात करेंगे तो ए बी सी का ए बी कॉमन है, बट क्या कॉमन नहीं होगा, जो थर्ड पॉइंट होगा, ओके, थर्ड पॉइंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी, ए बी डी एंड सी बी डी में अगर ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो कॉमन वर्टेक्स मिल जाएगा बी, कॉमन आर्म मिल जाएगा ए बी। इसका दो आर्म क्या है, एक ए बी है, एक बी सी है, तो कॉमन आर्म मिल जाएगा ए बी। बट थर्ड पॉइंट जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, अगर पहले ए बी डी एंड ए बी सी को कंपेयर करेंगे, ए बी डी मतलब ये वाला, ए बी सी मतलब सबसे बड़ा एंगल, दोनों में कॉमन आर्म है ए बी, कॉमन वर्टेक्स भी है बी, बट जो कॉमन आर्म है ए बी इसकी एक साइड में दो एंगल है, एक और बड़ा वाला दो, दिख रहा है। ए बी इस वाला है, इसका एक ही साइड में आता है, मतलब दोनों एंगल इसकी राइट में आता है, बट रूल कहता है एक लेफ्ट में आएगा एक राइट में आएगा, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। ये दोनों को देख लो, सी बी डी एंड ए बी सी, सी बी डी में कॉमन वर्टेक्स बी है, सही है, ठीक है। कॉमन आर्म भी है बी सी, ये दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों एडजेसेंट नहीं होगा, ये बी सी है, ये भी बी सी है, दोनों की बी
कॉमन वर्टेक्स तीनों की मतलब 3 एंगल्स यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं तीनों की कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे बी है, तो वर्टेक्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर BC हमारा क्या है कॉमन आर्म है, दिख रहा है BC कॉमन आर्म है, BC की लेफ्ट में 2 एंगल आ जाता है, मतलब CBD इसका लेफ्ट में आता है, ABC भी इसका लेफ्ट में आता है, क्लियर। बट रूल कहता है क्या, कॉमन आर्म की बोथ साइड में दोनों एंगल आना चाहिए, बोथ साइड, एक अगर लेफ्ट में आता है दूसरा राइट में आता है, जो कि BD के 2 साइड आता है, एक इसका लेफ्ट में एक इसका राइट में, इसलिए हम ABD एंड CBD को चूज कर रहे हैं। ABD ABC नहीं होगा, CBD ABC नहीं होगा, मतलब 1 एंड 3 नहीं होगा, 2 एंड 3 एडजेसेंट नहीं होगा, लेकिन 1 एंड 2 एडजेसेंट होगा, ये एडजेसेंट होगा। क्यों होगा, अच्छी तरह से हमने समझा, ओके। ये तीनों कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट टू बी ऑन एडजेसेंट एंगल, क्लियर। तो तीनों कंडीशन सिर्फ 1 एंड 2 में क्लियर होता है, क्लियर। अब चलते हैं किसके पास, लीनियर पेयर के पास। तो लीनियर पेयर जो सप्लीमेंटरी पढ़े थे हम अभी थोड़ी देर पहले, सप्लीमेंटरी डिस्कस किया था, सप्लीमेंटरी एंड लीनियर पेयर ये सेम होता है। क्या होता है, अगर ऐसे हम ड्रा करेंगे, मान लो ये है P, ये है Q, ये है R, इसको S लिख लो। अब PQS मतलब ये वाला एंड RQS मतलब ये वाला, ये दोनों एंगल की सम कितना होता है, यहाँ पे 180 डिग्री है। तो लीनियर पेयर तब फॉर्मेशन होता है जब ये थोड़ा एडजेसेंट एंगल से रिलेट करता है कंटेंट, बट अगर सीधी बात किया जाए तो दोनों एंगल की सम अगर 180 होता है तो लीनियर पेयर बनता है। अगर थोड़ा सा एडजेसेंट की तरफ जाते हैं, जब एडजेसेंट के हिसाब से बात करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर सीधा बोला जाए, फिर से बोल रहा हूँ, सीधा बोला जाए दोनों का सम अगर 180 है, अगर दो एंगल की सम 180 है तो ये भाई साहब होता है हमारा लीनियर पेयर। बट और क्या है, एडजेसेंट कैसे रिलेट करता है, एडजेसेंट बोल रहा है जो दो ठो नॉन कॉमन आर्म होते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में आते हैं या फिर एक लाइन में आते हैं। कैसे, थोड़ा सा बैक कर लो, यहाँ पे कॉमन आर्म क्या था, कॉमन आर्म था BD, दिख रहा है, कॉमन आर्म क्या था, BD था। अब और दो आर्म जो थे क्या, एक AB दूसरा BC, ओके, एक AB दूसरा BC, ये अगर एक लाइन में आ जाएंगे, इसको ये हिसाब से नाम दे दो, क्या ABC, इसको D कर लो। अब इस पिक्चर में क्या है, BD हमारा कॉमन आर्म है, क्योंकि एडजेसेंट की ऐसा कोई नहीं है कि दोनों का सम क्या होगा क्या नहीं होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली चीज यहाँ पे ये है, ये दोनों एडजेसेंट है, कैसे, ABD CBD पिक्चर बिल्कुल सेम टू सेम है, बस एंगल दोनों का सम 180 डिग्री है। यहाँ पे ये बोल रहा है अगर ये भाई साहब हमारा कॉमन आर्म है, BD क्या है, कॉमन आर्म, अगर BD कॉमन आर्म है तो BA एंड BC क्या होता है, BA एंड BC यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म होते हैं। क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म होता है, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म होता है। अगर दो ठो जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे या फिर एक लाइन फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, लीनियर पेयर। समझ में आया कैसे वो एडजेसेंट के बाद लिखा है। सबसे पहली बात, पहले हम सप्लीमेंटरी पढ़े, लेकिन एडजेसेंट के बाद मैंने लीनियर पेयर लिखा है, और बुक में भी ऐसा पढ़ाया जाता है कि पहले हम एडजेसेंट पढ़ते हैं फिर लीनियर पेयर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एडजेसेंट का जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे यूज होता है, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। कैसे होता है, सिंपली एक ही कंडीशन यहाँ पे ऐड होता है, एडजेसेंट होना चाहिए, साथ में जो नॉन कॉमन आर्म्स होता है कौन ना, BA एंड BC, BA एंड BC ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स अगर एक लाइन पे आ जाए, जैसे यहाँ पे एक लाइन पे आ गए तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे,
लीनियर पेयर हो जाएंगे और बाय डिफॉल्ट 180 डिग्री हो जाता है दोनों का सम, इसलिए मैंने यहाँ पे सप्लीमेंटरी लिखा हूँ। ठीक है, तो लीनियर पेयर के सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंटरी में भी सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल शानदार कंसेप्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट। ये बहुत आसान है, दो लाइन को क्रॉस कर लो, ये हो जाता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो गया। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, ये लाइन का नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, बीच वाला का नाम दे दो ओ। ये जो एंगल दिख रहा है क्या नाम है इसका, ए ओ डी। क्या है, ए ओ डी बी ओ सी के बराबर है। ठीक है, मतलब इसके बराबर है। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिसका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। अब ए एंड ये नाम है ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी। दोनों क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है जब एक दूसरे के सामने आता है। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया, डिटेल अंदर पढ़ेंगे बस। इसके साथ ये इक्वल है, इसके साथ ये इक्वल है, नाम भी लिख दिया मैंने। ए ओ डी के साथ बी ओ सी इक्वल होता है, ए ओ सी के साथ ये जो ब्लू कलर वाला बी ओ डी के साथ होता है। अब आता है इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब जो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग जो पैरेलल लाइंस होता है। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, कोई भी एक पॉइंट में दोनों लाइंस क्या करेंगे, मीट करेंगे। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या करेंगे, मीट करेंगे। मान लो ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये दोनों लाइन पी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट है, क्या है, पी, तो हम बोलेंगे लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर, बहुत ईजी है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब पैरेलल लाइंस ये है, दिख तो नहीं रहा है बट एडजस्ट कर लेना क्योंकि हाथ से बना हुआ है। ठीक है, ये एल ये एम। अब ये दोनों लाइंस क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब ये दोनों को दोनों तरफ अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, हाँ या नहीं। ये इन्फिनिटी तक जाता है, इस तरफ इन्फिनिटी, लाइन एम भी इन्फिनिटी तक जाएगा, एम भी। तो इन्फिनिटी तक जाओ, कहीं तक भी जाओ, दोनों कभी भी मीट नहीं करते हैं। अगर दोनों कभी मीट नहीं करते तो ये हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस। इसमें और एक चीज़ ये है, ये दोनों लाइंस के बीच जो डिस्टेंस होता है, ओके, ये सेम होता है। इस पॉइंट पे सेम होगा, इस पॉइंट पे सेम होगा। कोई भी दो पॉइंट ले लो एक दूसरे के सामने, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस के बीच जो दूरियां होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, इसके सामने वाला पॉइंट, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, सेम होता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एंड हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस बोलते हैं तो फिर क्या है, पैरेलल लाइंस भी है, उसका और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बट आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन के बाद में जो थ्योरीज है उसी को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो गया क्लास, बट कंसेप्ट को मैंने अच्छी तरह से समझाया है। बार बार वीडियो को देखना और समझ लेना ताकि नेक्स्ट क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे उसके लिए और भी आसान हो जाए। क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।